अनमैन्ड तेजस और कैट्स वॉरियर सिस्टम में से कौन सा बेहतर है? क्या चाइना की तरफ से जानबूझकर अपनी रॉकेट को अभी भारत के ऊपर गिराया गया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए जीपी बॉम्ब्स में क्या खास बात है? और अंत में 2010 में फ्लोट किए गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की टेंडर को किस वजह से आज तक फाइनल नहीं किया गया है? ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अनमैन्ड तेजस को लेके। मुझे लगता है इसको लेके कुछ मिसकंसेप्शन अभी फैल रहा है, क्योंकि इसको लेके सुबह से 2 या 3 मैसेज मुझे आए थे। क्या अनमैन्ड तेजस प्रोग्राम बंद हो चुका है, या फिर क्या HAL अनमैन्ड तेजस को बंद करके उसकी जगह पर अभी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट या कैट्स वॉरियर सिस्टम को तैयार कर रहा है? ऐसे कुछ सवाल मुझे सुबह फेसबुक पर पूछे गए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि तेजस की एक अनमैन्ड वर्जन को तैयार करने का प्लान तो बनाया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। इसके बदले तेजस की एक मदरशिप वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें तेजस के साथ मल्टीपल यूएवीज मौजूद रहेंगे और इसको तेजस से ऑपरेट किया जा सकेगा। और ये कैट्स वॉरियर सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तेजस के एक प्रॉपर अनमैन्ड वेरिएंट को डेवलप करने का कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है। कुछ साल पहले इसको लेके कुछ स्टेटमेंट आए थे कि तेजस की एक अनमैन्ड वेरिएंट को बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई ठोस स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया और ना ही कैट्स वॉरियर सिस्टम का अनमैन्ड तेजस के साथ कोई लिंक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कैट्स वॉरियर सिस्टम में इतना दम नहीं है, ये साइज में काफी छोटे हैं, सबसोनिक है और इनकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी बस 1.3 टन के आसपास है, जिस वजह से इसमें हम ज्यादा वेपन को कैरी नहीं कर सकते या फिर ज्यादा पेलोड को कैरी नहीं कर सकते और ना ही इसमें एक बेहतर AESA रडार को कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से ये रियल बैटल में कोई खास रोल को निभा नहीं पाएगा। तो बात ऐसी है कि ये स्टेल्थ डिजाइन के होने वाले और साथ ही साइज में भी काफी छोटे होने वाले, तो दुश्मन इनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसको प्राइमरली फाइटर जेट से लगभग 100 किलोमीटर आगे फ्लाई करने के लिए कहा जाएगा या डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें ये आने वाले खतरों को पहले डिटेक्ट कर पाएंगे और साथ ही डाटा लिंक की मदद से अपनी मदरशिप के साथ इसके बारे में जानकारी को शेयर कर पाएंगे। और इनकी जो एयर टू एयर पेलोड होगा वो ज्यादातर हीट सीकर मिसाइल ही होने वाले, जिनको क्लोज रेंज के एंगेजमेंट के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके लिए कोई रडार की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और जो भी ये सोच रहे हैं कि अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम के बदले हमको एक अनमैन्ड AI पावर एयरक्राफ्ट को बनाना चाहिए था या अनमैन्ड तेजस को बनाना चाहिए था, तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान भी हमारी AI सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में हमें AI बेस्ड सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। और इनफैक्ट तेजस MK2 और MK में कुछ हद तक AI सिस्टम को भी ऐड करने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन ये कॉम्बैट रोल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। ये बस एक ऑटोमेटेड सिस्टम होने वाले जो कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं, या हाई जी टर्न्स में अगर पायलट बेहोश हो जाता है या फ्लाइट के दौरान अगर किसी वजह से पायलट बेहोश हो जाता है या अपना सेंस खो बैठता है, तो ये प्लेन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बेस पर वापस ला सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर ऑटो फ्लाइट मोड में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइटिंग की बात करें तो उसके लिए अभी के लिए हमारे जो AI सिस्टम है वो उतना एडवांस नहीं बन पाया है। अगला अपडेट एक चाइनीज रॉकेट को लेके। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत की तरफ से एक्सीडेंटली एक सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया था और इसके बाद जाके ये पाकिस्तान के अंदर गिरा था। अभी वैसे एक हादसा भारत के साथ भी हुआ है और अभी महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में रात में कुछ चमकीली चीजें दिखाई पड़ी थी, जैसे मेटियोर होता है वैसा ही कुछ चीजें महाराष्ट्र के स्काई में दिखाई पड़ा था। पहले इसको लेके तरह तरह की बातें बताई गई थी, लेकिन बाद में पता चला ये चाइनीज रॉकेट था जो कि अर्थ में री एंट्री कर रहा था और जब ये गिरा तो ये भारत के कुछ पार्ट में आके गिरा था। अब इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि री एंट्री करते दौरान रॉकेट के मैक्सिमम पार्ट जल गए थे, लेकिन रॉकेट के कुछ पार्ट थे जो कि जमीन पे आके गिरे थे और अगर ये किसी इंसान के ऊपर गिर जाते या किसी के घर के ऊपर गिरते तो यकीनन उनको नुकसान हो सकता था। US के साइंटिस्ट के मुताबिक ये चाइनीज जांगजियांग 5B रॉकेट था, जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और जिस पार्ट्स को अभी भारत में पाया गया था, ये भारत के ऊपर देखा गया था, ये शायद उस रॉकेट का 3rd स्टेज का पार्ट था और शेड्यूल के मुताबिक वो कल ही री एंट्री करने वाला था। वैसे फिलहाल तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि डिब्रीज काफी छोटे थे और मैक्सिमम डिब्रीज सतह तक पहुंचने से पहले ही जल गए थे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे जो कि नीचे तक आने में कामयाब हो गए थे और मेरे हिसाब से जितने बड़े पार्ट थे, अगर ये किसी इंसान के ऊपर गिर जाता या किसी के घर के ऊपर गिर जाता तो यकीनन उनको जान मान का नुकसान झेलना पड़ सकता था। अगला अपडेट इंडिजिनस जनरल पर्पस बम को लेके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से एक मेजर माइलस्टोन को अचीव कर लिया गया।
और अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से जनरल पर्पस बम की एक पहली बैच को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया। ये बॉम्ब्स आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाले हैं। अब इन बॉम्ब्स की खासियत क्या है, क्योंकि पहले भी इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरीके के बॉम्ब्स मौजूद है जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कई डिफरेंट एयरक्राफ्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमारिया की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक ये जो बॉम्ब्स अभी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा रही है 500 kg स्टैंडर्ड के बॉम्ब्स होने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग 21,000 स्टील बॉल्स को फिट किया जाएगा। यानी कि इम्पैक्ट होने पर या जब ये अपने टारगेट को हिट करेगा तो इसके चिथड़े उड़ने के साथ साथ इसके अंदर जो स्टील बॉल्स मौजूद होंगे वो भी चारों तरफ बिखर जाएंगे और इसके 100 मीटर की रेडियस में आने वाले हर एक दुश्मन के चिथड़े उड़ जाएंगे। और ये इतना ताकतवर है कि इसमें मौजूद स्टील बॉल इम्पैक्ट साइड से लगभग 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर मौजूद 12 mm थिक स्टील प्लेट को भी भेज सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये नॉर्मल इंसान के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालने वाला है। इसको आगे चल के दुश्मन की रनवे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेयर हाउस, ब्रिज या किसी भी स्ट्रेटेजिक टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिलहाल के लिए इसको इंडियन एयरफोर्स के SU-30 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। भारत और रशिया के बीच दिसंबर 2020 में एक डील को साइन किया गया था, जिसके अंदर भारत और रशिया के बीच ईगल-आइस सिस्टम को खरीदने के लिए डील फाइनल किया गया था। लेकिन इस डील के अंदर बस लिमिटेड नंबर में ही कुछ ही सिस्टम को एक्वायर करने की बात की गई थी और टोटल 24 लॉन्चर के साथ 216 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अब भारत को 2010 से पहले भी इन सिस्टम की जरूरत पड़ रही थी और 2010 में सबसे पहले भारत की तरफ से अपनी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। उस दौरान करीब 5000 मिसाइल, 258 सिंगल और 258 मल्टी लॉन्चर्स को खरीदने का प्लान किया गया था। इसमें तब टोटल 5 कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन टेस्टिंग कंप्लीट होते होते फ्रांस की MBDA, रशिया की रोजोबरोन एक्सपोर्ट और स्वीडन की साब को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और 2017 में जब सभी ट्रायल को कंप्लीट करके इन 3 कंपनियों को डील के लिए टेक्निकली फिट बताया गया और फिर 2018 में इस डील में रशिया की ईगल-आइस सिस्टम को L1 बिल्डर घोषित किया गया था। इस डील के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग $2 बिलियन का बेंचमार्क प्राइस रखा गया था, जिसमें साव की तरफ से 2.6 बिलियन और MBDA की तरफ से $3.68 बिलियन कोट किया गया था। लेकिन रोजोबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से बस $1.47 बिलियन को कोट किया गया था, जिस वजह से इसमें रशिया को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन आज तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया और 2018 में इसमें L1 बिल्डर को अनाउंस करने के बाद भी आज तक इसके लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से इंडियन डिफेंस सेक्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि 10 साल पहले या 12 साल पहले जिन सिस्टम को खरीदने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया गया था वो टेंडर आज तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जिन ईगल-आइस सिस्टम को 2020 में खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था वो भारत को डिलीवर होना स्टार्ट हो चुके हैं और इनको चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको अभी आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमें ऐसे काफी ज्यादा सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है और इसी तरीके की एक सिस्टम को DRDO की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन DRDO की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कब तक तैयार होगा ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये यकीनन ईगल-आइस सिस्टम के मुकाबले एक एडवांस सिस्टम होने वाला है और किसी भी जंग में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्लोज रेंज के एंगेजमेंट में दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स के साथ साथ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी काफी कारगर साबित हो सकता है। और रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही लड़ाई के बीच मैक्सिमम रशियन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ही मार के गिराया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।